जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लूसेंट की एक नई कक्षा में। आज हम लोग एक नए टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं जिसका क्या नाम है, तो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को आज चलो हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि जो प्राग ऐतिहासिक काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो चाहे आग का आविष्कार हो या पहिए का आविष्कार हो, जो औजार या जो तब उस तत्कालीन समय में जो अनाज का प्रयोग होता था, वो कब उसकी खोज हुई, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी लूसेंट की किताब के हिसाब से। तो जो भी भाई हमारे, चाहे वो पुलिस की तैयारी करते हो, आर्मी, एसएससी, जीडी या नेवी, एयरफोर्स की किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम लोग तीसरी भाग 3 और लूसेंट का भाग 3, और आज क्या टॉपिक है, प्राग ऐतिहासिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल को दोस्तों हम लोग किस नाम और नाम से जानते हैं, तो इसको पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से 3 भागों में विभाजित करते हैं, देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसको प्राग ऐतिहासिक काल, काल या इसी को पाषाण काल भी दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पाषाण काल, पाषाण काल भी कहते हैं दोस्तों। और इसको दूसरा जो भाग है उसको क्या कहते हैं? आध ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को दोस्तों पाषाण काल भी कहते हैं, और आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा है? तो दोस्तों तीसरा है जो आपका, वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग तीन तीन भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल जिसे कहते हैं, आद ऐतिहासिक काल, और या फिर ऐतिहासिक काल। दोस्तों जिसका अंतर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अंतर दोस्तों इसका ये है कि प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल का मतलब ये है कि उस समय जो तत्काल उस समय में सिर्फ पत्थरों का ही ज्ञान था, कोई भी लिखित साक्ष्य या उस रूप में कोई भी चीजें नहीं मिली हैं जिनको हम उसको ऐतिहासिक रूप में उस चीज का वर्णन कर सके। क्योंकि इतिहास हमेशा साक्ष्य मांगता है। क्या मांगता है? इतिहास हमेशा साक्ष्य मांगता है। और इतिहास हमेशा अपने पूर्व में घटनाओं को जो जिक्र करने का एक साक्ष्य होता है, उसी साक्ष्य के अनुसार हम आगे अपने होने वाले वर्तमान को प्रेरणादायक बनाते हैं या उसमें सुधार करते हैं। क्योंकि इतिहास का पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि जो हमारे पूर्वजों ने भविष्य भूतकाल में जो गलतियां की हैं, आगे आने वाले समय में हम उन चीजों से सीख करके आगे भविष्य में उन चीजों का सुधार करें और कोई भी गलती ना करें। ठीक है दोस्तों। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल था या पाषाण काल था दोस्तों, उसमें मनुष्य को लिखित या फिर कोई साक्ष्य लिखावट नहीं मिलते हैं। उस चीजों में, उस काल के मनुष्य में इस चीजों का ज्ञान नहीं था। ठीक है दोस्तों। तो आप क्या विवरण लिखित है या अलिखित है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। विवरण क्या है? तो विवरण दोस्तों लिखित नहीं है। जब दोस्तों विवरण लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं तो पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों। और क्या, जब लिखित ही साक्ष्य नहीं मिलता है तो उसका कोई पढ़ने का उत्तर ही नहीं बनता है। ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल में दोस्तों क्या होता है? विवरण क्या है? लिखित तो है। क्या है? लिखित तो है, पर पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका। क्या हुआ दोस्तों? आद ऐतिहासिक काल में जो विवरण है, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, पर उनको किसी भी इतिहासकार ने या किसी ने पढ़ नहीं सका। जो आज तक हमारे जो साइंस का जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल या पुरातत्वविद थे, उन्होंने किसी के द्वारा ये पढ़ा
नहीं जा सका है, तो उसको हम लोग आद ऐतिहासिक काल में लिखते हैं, रखते हैं कि लिखित विवरण तो प्राप्त है पर उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक काल में दोस्तों क्या है, तो ऐतिहासिक काल में दोस्तों विवरण लिखित भी है, लिखित भी है और पढ़ा भी जा सका, पढ़ा भी जा सका। पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी विवरण लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है दोस्तों, क्योंकि उस समय मनुष्य को किसी भी चीज तरह का ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ खाना बदोश था। क्या खाना बदोश था, शिकारी था और इधर उधर जीवन जीता था बिना कपड़ों के। आदि ऐतिहासिक काल में जैसे आता है तो उसमें मनुष्य को लिखावट का तो ज्ञान था, पर उसको उस चीज को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल को हम लोग जिसमें लिखा भी है और उसको पढ़ा भी जा सका, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्त देखेंगे कि जो काल विभाजन है हमारा, जो ईसा पूर्व और ईसवी कितने समय तक का जो काल था, पाषाण काल कितने समय तक रहा, आदि ऐतिहासिक काल कितने समय तक रहा और ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है वो 35,000, ठीक है दोस्तों, 35,000 से 10,000 एडी, सॉरी बीसी, 10,000 बीसी तक होती है। कितने, 35,000 से 10,000 बीसी तक कौन होता है, तो दोस्तों 10,000 बीसी तक क्या होता है, ये प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल होता है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है, सॉरी वो यहां पर होगा दोस्तों 2500 बीसी तक होता है दोस्तों, किसका, पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल का समय 35,000 से लेके 25,000 ईसा पूर्व तक किसका समय होता है, वो पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल का समय होता है। आदि ऐतिहासिक काल का समय दोस्तों जो है वो आपका 2500 से लेके 1500 बीसी तक होता है दोस्तों। कब तक होता है, 2500 से लेके 1500 बीसी तक किसका समय काल होता है, वो आदि ऐतिहासिक काल का होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना। ऐतिहासिक काल का समय देख लेते हैं दोस्तों। तो ऐतिहासिक काल का समय दोस्तों होता है वो 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 650 एडी तक। कब तक, 1500 बीसी से लेके 650 एडी तक होता है किसका समय, ऐतिहासिक काल का समय दोस्तों। हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है दोस्तों, तो 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है, मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ, हर्षवर्धन की मृत्यु दोस्तों कब हुई, तो 647 ईस्वी में। कब, 647 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हो जाती है। और उसी के साथ क्या होता है, ये आपका ऐतिहासिक काल खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल को, तो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दोस्तों इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं कौन कौन से। अब जैसे कि पाषाण काल को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल और
मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों पाषाण काल को भी कालक्रम के अनुसार या समय के अनुसार तीन भागों में विभाजित किया गया है। किसमें? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों पाषाण काल में हम लोग जानेंगे कि जो इसका समय था तो वो कैसे था। जैसे आपका दोस्तों पूरा पाषाण काल का समय शुरू होता है, पूरा पाषाण काल का जो समय है दोस्तों वो 35,000 से 10,000 बीसी तक होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 35,000 से 10,000 बीसी तक किसका समय काल होता है? तो पूरा पाषाण काल का होता है। ठीक है दोस्तों, और मध्य पाषाण काल का दोस्तों जो समय पीरियड टाइम है वो 10,000 से लेके 5,000 बीसी तक, 10,000 से लेके 5,000 बीसी तक किसका समय काल है? तो मध्य पाषाण काल का समय है। और नव पाषाण काल का समय कितना है? तो दोस्तों 5,000 से 2,500 बीसी किसका समय काल है? तो ये नवपाषाण का समय काल है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जो मानव का विकास हुआ, जो धीरे धीरे हमारे जो मानव जाति का विकास हुआ या उद्भव हुआ, उस किस प्रकार से हम लोगों ने आगे बढ़ा मानव, उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। जो पूरा पाषाण काल था आपका, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो था वो खाना बदोश जीवन जीता था। कैसा जीवन जीता था? खाना बदोश जीवन जीता था, और उसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। वो इधर उधर रहता था, उसका कोई यथास्थान एक रहने की जगह नहीं थी। वो जंगलों में इधर उधर घूमता रहता था। ठीक है दोस्तों, और जानवरों को मारकर खाता था, कच्चा मांस खाता था। ठीक है दोस्तों, तो जो कच्चा मांस खाता था वो इधर उधर जानवरों को मार के खाता था, और उसका कोई एक निश्चित स्थान रहने का नहीं था। तो ठीक है दोस्तों, तो क्या करना, सबसे पहले मानव ने क्या किया? तो दोस्तों मनुष्य ने शिकार किया। शिकार मनुष्य ने किस काल में किया? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो दोस्तों शिकार मनुष्य में किस काल में शुरू किया? पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। कब? पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने शिकार करना प्रारंभ कर दिया और जंगली जानवरों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, और शिकार करना प्रारंभ कर दिया। और दोस्तों ये बहुत खाना बदोश टाइप के लोग थे। खाना बदोश, इधर उधर भागते रहते थे, शरारती थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, उछलते थे, कूदते थे इधर उधर, कभी कभी पत्थर को आपस में टकराते थे, फेंकते थे एक दूसरे के ऊपर। तो देखा मनुष्य ने कि पत्थरों के पत्थर टकराने से आग उत्पन्न हुई, उससे आग उत्पन्न हुई। तो जो मानव को लगा कि उसमें कुछ चीजें, जब आग जल गई उससे कुछ, उसमें जो कुछ जानवर या कुछ चीजों मर गए, तो उससे जो मरे हुए मांस को इन्होंने खाया तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगा। ठीक है दोस्तों, पहले ये क्या करते थे? कच्चा मांस खाते थे। बाद में आग लगने से इन्होंने आग से पके हुए मांस को खाया तो उनको वो स्वादिष्ट लगा। इस प्रकार मनुष्य को लगा कि आग का पत्थरों को पत्थर टकराने से या लकड़ी को लकड़ी से रगड़ने से आग उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए आग का आविष्कार भी किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में दोस्तों। ठीक है, शिकार करना और आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ दोस्तों। शिकार करने की जो प्रक्रिया थी इसको दोस्तों क्या कहते थे? इसको दोस्तों आखेटक कहते थे। क्या कहते थे? आखेटक कहते थे। शिकार को क्या कहते थे? आखेटक करते थे। जो ये मानव शिकार करता था उसको आखेटक कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो शिकार करना और आग की खोज किस काल में हुई? तो बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? बोलेगा कि पूरा पाषाण काल में शिकार और आग की खोज हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों देखेंगे मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। तो दोस्तों जब मनुष्य खाना बदोश था, इधर उधर जाता था, जंगली जानवरों को मार मार के खा जाता था दोस्तों, तो क्या हुआ कि जंगल में जानवरों को कमी होने लगी। तो मनुष्य की ये समझ में आया उस समय के मानव को
कि क्या करें, अब कुछ जानवरों को पाल लिया जाए। क्या किया जाए, कुछ जानवरों को पाल लिया जाए। इसीलिए पशुपालन का जो कार्य था, पशुपालन का कार्य कब स्टार्ट हुआ, मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ। कब, मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ पशुपालन। और प्रथम पालतू पशु तो क्या था, प्रथम पालतू पशु क्या था, कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, क्या था, कुत्ता था प्रथम पालतू पशु। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में जानवरों का पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया और प्रथम पालतू पशु कुत्ता को अपना बनाया। ठीक है दोस्तों, अगर आप बात करते हैं कि पशुपालन के साक्ष्य हमें कहां से मिले, बात करते हैं पशुपालन के साक्ष्य हमें कहां मिले, तो दोस्तों अगर आप याद रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसके साक्ष्य जो दोस्तों मिले वो आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहां पर है, तो दोस्तों आदमगढ़ राजस्थान में है और बागौर, आदमगढ़ सॉरी एमपी में है दोस्तों, और बागौर राजस्थान से किसके साक्ष्य मिले, हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं कहां से, आदमगढ़ और बागौर से। इसी समय मनुष्य ने दोस्तों शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों की भी खोज की। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। पत्थर के औजार बनाए, क्या किए, पत्थर को औजार बनाया, छोटे छोटे पत्थरों को नुकीला बनाया और उसको जाते हुए पशु को तीर में बांध के मार दिया और पशु मर गया और बढ़िया से खा लिया। तो मनुष्य ये जान चुका था कि पत्थर का औजार का प्रयोग, उससे पहले पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में ही घिरा था, उसको पत्थर के औजार या पत्थर की तकनीक के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो क्या, पत्थर के औजार की खोज। अगर दोस्तों पत्थर का औजार की खोज की बात करते हैं, तो पत्थर के औजार की इनकी जो खोज की है वो किसने की है, तो दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट, पत्थर के औजार की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने पत्थर के औजार की खोज की है। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं दोस्तों, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने एक चीज और, चित्रकला का भी ज्ञान हो गया था, चित्रकला का भी ज्ञान था। ठीक है, चित्रकला का भी ज्ञान था दोस्तों। अब आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई बार आपके ये प्रश्न आता है कि चित्रकला के सर्वप्रथम या सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो दोस्तों या चित्रकला के जो पत्थर पे या मतलब पाषाण कालीन जो पत्थर पे उकेरे हुए साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो बच्चा बच्चा क्या बोलेगा, भीमबेटका से। दोस्तों कहां से मिलते हैं, तो भीमबेटका से मिलते हैं। किसके, भीमबेटका दोस्तों कहां है, तो भीमबेटका एमपी में है, जहां से किसके साक्ष्य मिलते हैं, चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर से प्राचीन कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों नवपाषाण काल में क्या हुआ। दोस्तों मनुष्य ने पशुपालन का शुरुआत कर दी थी, उसके बाद नवपाषाण काल में किसकी शुरुआत हुई, तो दोस्तों कृषि, कृषि की शुरुआत कब हुई, कृषि करना मनुष्य ने कब शुरुआत किया, तो कृषि की शुरुआत दोस्तों मनुष्य ने नवपाषाण काल में किया। और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ दोस्तों। ठीक है, किसी का कृषि की और पहिए का जो आविष्कार हुआ दोस्तों वो नवपाषाण काल में है। मनुष्य ने नवपाषाण काल में कृषि करना आरंभ कर दिया था और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को अनाज ले जाने के लिए मनुष्य पहिए वाली गाड़ी का या घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का प्रयोग करने लगा था, क्योंकि उस समय तक मनुष्य जो था वो यथा स्थान पर रहने लगा था, वो खाना बदोश नहीं था और वो एक स्थान पर
रहकर खेती के कार्य में लगा रहता था, इसलिए एक अपने सामान को ढोने के लिए पहिए का आविष्कार उस काल में हो गया था। अगर बात करते हैं कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस फसल का शुरुआत किया, जो फसल था उसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो दोस्तों मनुष्य का जो, अगर बात करते हैं सबसे पहले जो मनुष्य खेती करना शुरू किया वो क्या था, तो दोस्तों गेहूं और जौ की मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया था, गेहूं और जौ का। और इसके साक्ष्य दोस्तों कहां से मिलते हैं, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहां है, तो बलूचिस्तान। मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। ठीक है दोस्तों, एक और पूछते हैं कि चावल के साक्ष्य, प्राचीनतम मनुष्य के चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो दोस्तों चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, एक जगह है इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा, जहां से किसके साक्ष्य मिलते हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम चावल का प्रयोग कोल्डिहवा में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप बात करें कि प्रथम मनुष्य ने कौन से औजार का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है दोस्तों, अगर प्रथम औजार की बात करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, प्रथम औजार दोस्तों, तो प्रथम औजार कौन सा था दोस्तों, वो कुल्हाड़ी थी। कौन सी थी, प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। ठीक है दोस्तों, आपसे कई बार परीक्षा में दोस्तों लगातार पूछा जाता है कि मनुष्य ने प्रथम औजार कौन सा था जिसका प्रयोग करना शुरू किया, तो आप कहेंगे प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी, और वो किस धातु से बनी थी, तो वो ताम्र धातु से, तांबा से बनी थी। तो कौन सी धातु से बनी थी, अगर धातु की बात करते हैं तो दोस्तों तांबा, किसकी, तांबे की धातु की बनी थी। कौन सी, प्रथम औजार जो थी वो कुल्हाड़ी थी, और किससे बनी थी, तांबे की बनी हुई थी। अगर बात करते हैं प्रथम प्राचीन कालीन मानव के साक्ष्य कहां से मिले हैं, आपकी लूसेंट के हिसाब से दोस्तों प्राचीन कालीन मानव के साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों, तो बच्चा बच्चा क्या बोलेगा, नर्मदा घाटी से दोस्तों। कहां से, कहां से मिले हैं प्राचीन कालीन मानव के साक्ष्य, तो आप लगाएंगे नर्मदा घाटी से। ठीक है दोस्तों, तो अब इतना समझ में आ गया होगा, पूरा पाषाण काल में किस चीज की खोज हुई, मध्य पाषाण काल में किस चीज की खोज हुई, और नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या करना प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे हिसाब से यह यूनिट यहीं पर समाप्त होती, क्योंकि अगली जो यूनिट है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है। पूरा पाषाण काल यूनिट से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इनको याद कर लेना है और आगे बढ़ना है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अगली यूनिट जो शुरू करेंगे वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो अगली यूनिट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है,
तो दोस्तों इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो जैसे कि आपका पाषाण काल में या प्रागैतिहासिक काल में किस धातु का खोज हुई थी? तो तांबे की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रागैतिहासिक काल में तांबे की खोज हुई थी, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो कांसा का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, कौन सी? तो इस सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप बात करते हैं कांसा किस चीज से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों तांबा प्लस टिन से। तांबा प्लस टिन से मिलकर क्या बना होता है? कांसा बना होता है। ठीक है दोस्तों, तांबा प्लस टिन से मिलकर कांसा बना होता है। और सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो वो कांसा से परिचित परिचित थे और वो कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। इसी के नाम पर इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगर दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? तो दोस्तों 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। किससे? 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक जो कालखंड था वो किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता को। आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है या संसार की सबसे बड़ी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, और सिंधु घाटी सभ्यता किस काल का हिस्सा है? तो दोस्तों ये आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। किसका? आद्य ऐतिहासिक काल का। आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय में चीजें लिखित तो मिले, लिखित साक्ष्य तो मिले, पर उनको दोस्तों आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसीलिए हम जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है उसको हम लोग किसमें रखते हैं? उसको हम लोग दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत चीजें लिखावट तो मिलती है पर उनको पढ़ा नहीं जा सका। सभी चीज बच्चों को आशा करता हूं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को? कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार जब कभी पेपर में आपके आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाए होना है, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता भी वही है, सिंधु घाटी सभ्यता भी वही है और हड़प्पा सभ्यता भी इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर समय की बात करते हैं तो आपसे कई बार परीक्षा में आपके इसका समय काल पूछा जाता है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व का जो समय है उसको सिंधु घाटी सभ्यता का समय कहते हैं। कहीं कहीं किताबों में 2500 लेके 1750 ईसा पूर्व तक भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। दोस्तों किसने? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर या सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर बसी है? तो ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पर बसी है। किस नदी पर? सिंधु नदी पर बसी हुई है। किस पे? सिंधु नदी पर स्थित है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, उसी के नाम पर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब हड़प्पा नगर की जो खोज की थी वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। वो कब किया था? 1921
1921 में हड़प्पा नगर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? रावी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, और ये रावी नदी जो जो हड़प्पा सभ्यता वो कहाँ स्थित थी? तो मोंट गोमरी जिला। कौन सा? मोंट गोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। कहां पर? पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिले में कौन सा स्थित थी? हड़प्पा नगर स्थित था। ठीक है दोस्तों, मोंट गोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। हड़प्पा नगर बहुत ही प्रमुख नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसी के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित था। और इसका खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है दोस्तों। और एक प्रमुख नगर था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो। आपने सबने सुना होगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो एक प्रमुख नगर था। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका अर्थ क्या था? मृतकों का टीला दोस्तों। क्या था? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगर बात करते हैं ये किस नदी पर स्थित था? तो ये सिंधु नदी पर स्थित था दोस्तों। किस नदी पर? सिंधु नदी पर स्थित था। सिंधु नदी पर स्थित था। और कौन से जिले में स्थित था? तो दोस्तों ये लरकाना जिला। लरकाना जिला कहां पर पड़ता है? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में पड़ता है। कौन सा जिला? लरकाना जिले में स्थित था। कौन सा? मोहनजोदड़ो नगर, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो दोस्तों पिग्गट महोदय ने इनको क्या कहा था? जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो दोस्तों पिग्गट महोदय ने इनको क्या कहा था? जुड़वा राजधानी। एक एक चीज हम आपको बताते चलेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको लगातार वीडियो में बने रहना है। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आज कवर करेंगे, जो भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो आप पिग्गट महोदय ने किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा था? जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है दोस्तों, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि जो आपका मोहनजोदड़ो नगर था, इसकी खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और कब की थी इसकी खोज? तो दोस्तों 1922 में, एक साल उसमें और बढ़ा लीजिए। और 1922 में इसने, राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता मोंट गोमरी जिला रावी नदी किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों, जो लोग थे वो निवासी कहाँ के थे? तो दोस्तों वो क्या थे? द्रविड़ थे। क्या थे?
द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी क्या थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोग थे। कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोग थे। और अगर बात की जाती है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो दोस्तों ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है दोस्तों, नगरीय सभ्यता थी। अगर बात करते जैसे हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो आज की स्थिति है भारत में, वो पुरुष प्रधान या पितृ प्रधान देश है। ठीक है दोस्तों, क्या है? जहां पर पिता का आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती है, पिताजी ने जो कह दिया उसी को मान लिया जाता है। माता मात्र सत्तात्मक से ज्यादा हमारा समाज आज का जो है वो पितृ सत्तात्मक समाज है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो क्या था? मात्र सत्तात्मक था। क्या था? समाज क्या था? मात्र सत्तात्मक समाज था दोस्तों। मात्र सत्तात्मक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। और अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कि मिठास के लिए किसे हम लोग क्या कहते हैं? बर्फी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, और भी बहुत तरह तरह की चीजें खाते हैं मिठाई के रूप में। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज का प्रयोग करते थे मिठास के रूप में? तो दोस्तों शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है दोस्तों, शहद का प्रयोग करते थे। और जो इनके मकान की जो बनाने की जो पद्धति होती थी उसको क्या कहते थे? तो दोस्तों इनकी जो मकान बनाने की पद्धति होती थी उसको ग्रीड नुमा पद्धति कहते थे। क्या कहते थे? ग्रीड नुमा पद्धति। ठीक है दोस्तों, ग्रीड नुमा पद्धति से इनका मकान बनता था। ठीक है दोस्तों, ग्रीड नुमा पद्धति से इनका मकान बनता था। अगर आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोगों का जो एक जो शुभ चिन्ह है, ये वाला जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह है, ये किसकी खोज है दोस्तों? तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे ही हमारा जो ये स्वास्तिक चिन्ह है इसकी प्राप्ति हुई है। आपसे प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति कहां से हुई है? तो दोस्तों आप उत्तर लगाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फसल के रूप में किसका प्रयोग करते थे? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फसल के रूप में इन लोग गेहूं तथा जौ का प्रयोग करते थे। किसका? गेहूं तथा जौ का। फसल के रूप में गेहूं तथा जौ का प्रयोग करते थे। और इनका जो प्रमुख देवता थे, कौन थे? प्रमुख देवता थे पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ इनके प्रमुख देवता थे। ठीक है दोस्तों, प्रमुख देवता पशुपतिनाथ थे। ठीक है दोस्तों, आप हमारे जो समाज में है, जैसे कि हमारी जो कॉलोनियों बस्तियों में जो दरवाजे खुलते हैं वो किस तरफ खुलते हैं? तो रोड की तरफ खुलते हैं। हमारे समाज के जो मकान बने हुए हैं हमारे शहर कॉलोनी गांव बस्ती में, वो जो उनके दरवाजे होते हैं वो किस तरफ खुलते हैं? तो सड़क की तरफ खुलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान के दरवाजे किधर खुलते थे? रोड की उल्टी तरफ खुलते थे। रोड की उल्टी तरफ खुलते थे। किस तरफ? पीछे की तरफ ठीक खुलते थे। ठीक है दोस्तों, तो पीछे की तरफ, पीछे दरवाजा किधर खुलते थे? तो पीछे की ओर खुलते थे। दोस्तों अगर इसमें बात करें कौन से नगर के दरवाजे आगे की ओर खुलते थे, तो उसमें दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा गया है पीसीएस में कि कौन सी नगर के दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे। तो दोस्तों लोथल ऐसा नगर था जिसके दरवाजे कैसे खुलते थे? लोथल के दरवाजे आगे की ओर ही खुलते थे, जैसे हमारे लोगों के खुलते हैं। ठीक है दोस्तों,
लोथल के आगे की ओर, आगे की ओर लोथल नगर के दरवाजे खुला करते थे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों उत्तर में दोस्तों, तो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था उत्तर में मांदा जिला, मांदा, मांदा जिला कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी के किनारे, चिनाब, चिनाब नदी जे एंड के से लेके शुरू होती थी। जो उत्तर की सीमा थी सिंधु घाटी सभ्यता की थी वो कहां से थी, तो जम्मू कश्मीर के मांदा जिला से इसकी शुरुआत होती थी। अगर बात करते हैं कि इसकी जो पूर्वी सीमा थी वो कहां से तक थी, तो पूर्वी सीमा दोस्तों आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, मेरठ यूपी। और किस नदी के किनारे स्थित था, तो दोस्तों हिंडन नदी के किनारे स्थित था। इसकी जो क्या कहते हैं पूर्वी सीमा थी वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ जिला और हिंडन नदी के किनारे स्थित था। कौन सा, आलमगीरपुर, जो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा थी। अगर पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतकांगे डोर, सुत कांगे डोर दोस्तों, सुत कांगे डोर कहां पर स्थित है दोस्तों, तो बलूचिस्तान में। कहां पर, सुत कांगे डोर बलूचिस्तान में स्थित है। जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वहां पर इसकी पश्चिमी सीमा, वहां तक इसकी पश्चिमी सीमा थी किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर बात करें तो इसकी दक्षिणी सीमा कहां तक थी, तो दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और ये किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये दोस्तों प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। क्या, दायमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे था, तो दोस्तों ये दास्क नदी के, दास्क के नदी के किनारे सुतकांगे डोर नगर स्थित था, जो कहां पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे, किसकी पूजा करते थे, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीन चीजों की पूजा करते थे। किसकी करते थे, मातृ देवी की, किसकी, मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की करते थे। और किसकी पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, किसकी, वृक्ष पूजा करते थे। और उर्वरा की देवी की पूजा करते थे, उर्वरा की देवी की पूजा करते थे। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। मकान बनाने की जो पद्धति थी वो कैसी थी, ग्रीड पद्धति थी। कैसी थी, ग्रीड पद्धति थी। ठीक है दोस्तों, और कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वहां के निवासी क्या थे, द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी लोग वहां के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, प्रमुख नगर की बात कर लेते हैं, तो जिसमें कौन सा आ जाता है, हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, राखी गढ़ी,
कालीबंगन, और लोथल। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको। आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में का जो पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद खोजा गया स्थल कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद खोजा गया स्थल कौन सा दोस्तों? तो वो है रोपड़। क्या है? रोपड़। कहां पर पड़ता है? पंजाब में। दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम कौन सा नगर खोजा गया, तो रोपड़ खोजा गया। और कहां पर रोपड़ कहां पर है? तो पंजाब में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक उत्खनन कहां पर हुआ है, सर्वाधिक खोज कहां पर हुई, नगरों की खोज कहां पर हुई, तो गुजरात में हुई। सर्वाधिक कहां हुई? तो दोस्तों गुजरात में। सर्वाधिक उत्खनन स्वतंत्रता के बाद कहां पर हुआ? तो गुजरात में हुआ, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख नगर थे उनसे जो प्राप्त हुई वस्तुएं हैं उनके बारे में ही आपसे परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से दोस्तों क्या क्या प्राप्त हुआ है देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार, अन्नागार और कांसे से या नर्तकी की मूर्ति। कहां से? मोहनजोदड़ो से दोस्तों प्राप्त हुई है। कौन सा? विशाल स्नानागार, अन्नागार और नर्तकी की मूर्ति दोस्तों प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? लरकाना जिला, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है? मृतकों का टीला कहते हैं। किसको? मोहन जोदड़ो को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नगर देख लेते हैं दोस्तों। अगला नगर कौन सा है? तो अगला नगर कालीबंगन है दोस्तों। कालीबंगन है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कालीबंगन का होता है काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां है दोस्तों। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां होता है दोस्तों। अगर बात करें कालीबंगन से क्या क्या किस चीज की प्राप्ति हुई है तो देख लेते हैं दोस्तों। कालीबंगन से क्या हुआ है? नक्काशीदार ईंटें मिली हैं दोस्तों। क्या मिली हैं? नक्काशीदार ईंटें। और क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य। नक्काशीदार ईंटें और जुते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों कहां से मिलते हैं? तो कालीबंगन से मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो मकान का निर्माण करते थे, अपने मकान बनाते थे। किससे बनाते थे? तो लाल पक्की मकान निर्माण किससे करते थे? मकान निर्माण किससे करते थे दोस्तों? तो लाल पक्की ईंटों से, लाल पक्की ईंटों से दोस्तों, लाल पक्की ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान का निर्माण करते थे, जिसको क्या कहते थे? टेरा कोटा कहते थे। ठीक है दोस्तों, पकी हुई ईंटों को क्या कहते थे? तो इसको टेरा कोटा कहते थे, टेरा कोटा कहते थे। किसको? पकी हुई ईंटों को दोस्तों। ठीक है, अब जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे उनके बारे में। कौन कौन से प्रमुख नगर थे? जैसे लोथल, लोथल प्लस लोथल प्लस सुतकोददा। ठीक है दोस्तों, लोथल प्लस सुतकोददा क्या थे? तो लोथल प्लस सुतकोददा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। क्या थे? बंदरगाह नगर थे, बंदरगाह, बंदरगाह थे। क्या कौन कौन से थे? लोथल प्लस सुतकोददा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार लोथल प्लस चनहूदड़ो क्या था? लोथल प्लस चनहूदड़ो, लोथल प्लस चनहूदड़ो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों मनके बनाने के कारखाने के लिए। किसके? मनके बनाने के कारखाने के लिए। मनके बनाने के कारखाने के लिए दोस्तों। अगर बात करते हैं लोथल प्लस रंगपुर, से किस चीज की प्राप्ति हुई है? तो लोथल प्लस रंगपुर से दोस्तों चावल के दानों के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? चावल के दानों के साक्ष्य, चावल के दानों के साक्ष्य दोस्तों कहां से मिलते हैं? तो रंगपुर से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं लोथल तथा कालीबंगन, लोथल तथा कालीबंगन से दोस्तों तो युग्म समाधियां क्या मिलती हैं यहां से साक्ष्य? युग्म समाधियां, युग्म समाधियां तथा अग्निकुंड के साक्ष्य दोस्तों कहां से मिलते हैं? कालीबंगन से मिलते हैं। ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक एक चीज को याद करके आगे चलना है, क्योंकि हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है और लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। और कुछ चीजें हैं जो दोस्तों देखना है हम लोगों को। जैसे अब अगर बात करते हैं दोस्तों मापतौल की, बात करते हैं तो मापतौल की इकाई क्या थी? 1:16 के अनुपात में थी। मापतौल किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। सोलह के अनुपात में थी। और दोस्तों अगर बात करते हैं कि सिंधु की घाटी की सभ्यता के लोग मृतकों को जलाते थे या दफनाते थे, तो आपको बता दें कि जो दफनाते थे और कहां पर जलाते थे, जैसे हड़प्पा, हड़प्पा के लोग क्या करते थे? दफनाते थे। मृत्यु के बाद हड़प्पा के लोग क्या थे? दफनाते थे। जबकि मोहनजोदड़ो के लोग
मोहनजोदड़ो के लोग जलाते थे। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो के लोग जलाते थे और हड़प्पा के लोग दफनाते थे। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा टॉपिक था, आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को दोस्तों हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी उस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपकी लूसेंट बुक के हिसाब से वो हमने पूरी चीजें कवर कर ली हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगली यूनिट में कल मिलते हैं इसी टाइम पे। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, कल की क्लास में आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।